हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी के तहत अगला पार्ट लेकर आया हूं जो कि पार्ट आपका 4 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, 2 नहीं देखा है, 3 नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज का चैप्टर है बहुत बेहतरीन, जिसका नाम है जैव विकास। जैव विकास आपका चैप्टर है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहले जैव का मतलब क्या होता है? कोई भी जीव नहीं। जैव का मतलब क्या होता है? जीव। और जीव किसे कहते हैं? आपने देखा था, जो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। नहीं, अब विकास क्या है इसके बारे में समझिए। कहता है कि विकास जो होती है, सबसे पहले तो इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं। और ये जो होता है गुणात्मक रूप से होता है, क्वालिटेटिव। जैसे आपका हम बोलते हैं कि आपका दिमाग बढ़ गया, आपकी बुद्धि बढ़ गई, तो क्या उसको हम देख सकते हैं क्या? नहीं। तो विकास जो होती है, और विकास में वृद्धि भी शामिल ही होता है। नहीं, तो जैव विकास हम लोग पढ़ेंगे, जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ। और देखिएगा, तो जीवों का विकास का एक ही बार में हो गया होगा? नहीं। सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले उसके सरल, यानी कह सकते हो कि सामान्य अंगों का विकास होता होगा। शुरुआत में आप जानते हैं कि जब धरती की शुरुआत हुई तो सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव जो थे, पनीले जंतु आए थे। नहीं, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता गया, नहीं, उसके बाद क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक क्रिया के द्वारा जीव आना शुरू हुआ। तो देखिएगा, ये जो होता है, कोई भी जीव जो आती है वह सामान्य से विशेष की ओर जाती है, सामान्य से विशेष की ओर जाती है और विशिष्ट, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। और सबसे पहला जो जीव जन्म लेता हो किस कोटि का होगा? निम्न कोटि का हो। पहले निम्न कोटि का होगा, सिंपल सा होगा, जिसको हड्डी भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे टाइम परिवर्तन होते गया और क्या होगा? अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया। तो सिंपल समझिएगा कि जैव विकास क्या है? तो जीवों का एक क्रमिक परिवर्तन के द्वारा जो विकास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विकास। कोई भी चीज का जो विकास होता है कैसे होता है? क्रमिक रूप से होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज जो आप मानव देख रहे हैं, क्या बहुत साल पहले क्या ऐसा ही मानव होगा? नहीं होगा। उसमें आप देखते थे कि पहले जो मानव हुआ करते थे, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, रामपिथेकस है, बहुत सारे मानव है, तो सबका देखते होंगे तो सिर बहुत बड़ा होता था। वो लोग दोनों हाथ और दोनों पैर से भी चलते थे, सीधा नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास होते गया, धीरे धीरे उन्होंने पैर पर खड़ा होना शुरू किया। पैर पर खड़ा होते होते उसने क्या किया? फिर वह चलना सीखा, उसके बाद हाथों का उपयोग करना सीखा, बहुत सारा चीज। और धीरे धीरे आपका माथा जो है, अभी देख रहे हो सर, ये इतना बहुत बड़ा हुआ करता था पहले, नहीं, छोटा होना शुरू हुआ। तो बहुत सारे चीज हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि होमोसेपियंस जो था, उसी के हम लोग क्या है? पूर्वज है। नहीं, पूर्वज हमारे कौन थे? होमोसेपियंस। तो जैव विकास क्या है? तो निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा, क्रमिक माने धीरे धीरे परिवर्तनों के द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विकास। माने सिंपल सा बात है, निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक रूप से जो परिवर्तन हुआ और उससे जो निर्माण हुआ नए नए जीवों का, उसी को हम लोग कहते हैं जैव विकास। अच्छा, किसी भी जीवों का जो विकास होता है वह कैसे होता है? रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है या उसके कार्यात्मक इकाई के द्वारा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप गर्दन से फल को खाएंगे ऊपर करके, तो आपका गर्दन लंबा हो जाएगा, जैसे जिराफ का है। नहीं, आप हाथ को ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपका हाथ का विकास ज्यादा हो जाएगा। हम लोग कान का उपयोग नहीं करते तो हम लोग का कान छोटा है। हाथी कान का ज्यादा उपयोग करता तो हाथी का कान बड़ा है। नहीं, हम लोग भी अगर कान को हिलाने डुलाने लगे और उसका उपयोग करने लगे तो कान भी हम लोग का क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। एक बात समझिएगा, अब बहुत सारे जीव वैज्ञानिक हुए। कौन कौन? जैसे लैमार्क है, नहीं, डार्विन है आपके, उसके बाद और बहुत सारे जीव वैज्ञानिक है जिन्होंने जीव विकास पर काम किया था। अब आइए, इसमें हम लोग जानते हैं जैव विकास के बाद एक देखिएगा, जैव विकास के आपको समझ में आएगा कि निम्न कोटि के जीवों का
क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या हुआ, उच्च कोटि के जीवों का उत्पन्न हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विकास। यानी जैव विकास क्या है, किसी भी जीवों का क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो उसकी उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विकास। कंप्लीट। उसके बाद एक दे रहा है आपका समजात अंग। सम माने बराबर होता नहीं, और अंग। देखिए समजात अंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कुछ ऐसे अंग होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं। काम एक ही ढंग का होता है लेकिन अंग क्या होता है, सबका अलग अलग होता है नहीं, और इसी को हम लोग कहते हैं समजात अंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया आपके बुक में, सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख और घोड़े की अगली टांग। घोड़ा का जो अगला टांग है वो क्या करता है, दौड़ने का काम करता है नहीं। चमगादड़ का जो पंख है वो क्या करता है, वो भी तो उसको उड़ने का काम करता है, एक ही तरह का ना काम है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका कौन चीज अंग कहलाएगा, समजात अंग। समजात अंग किसको कहेंगे, देखिए जिसका काम समान रहेगा लेकिन उसका विकास जो होगा अलग अलग ढंग से होगा नहीं। जैसे आप हाथ से किसी भी चीज को उठाने का काम करते, लेकिन पक्षी किससे उठाने का काम करेगा, अपने पंख से पंख से करेगा, चोंच से करेगा नहीं। तो जो हमारा हाथ काम कर रहा है वही उसका चोंच काम कर रहा है। अब वही है आपका बांस की बात करें तो बांस तो अपने पैरों का उपयोग करता है, जो काम हम लोग हाथ से करते हैं बांस किससे करता है, पैर से। तो यही बोल रहा है कि आप चमगादड़ के पंख और घोड़े के जो अगली टांग या इसका बिल्ली का पंजा, जो पंजा है नहीं, या मनुष्य का जो हाथ है, सब क्या है आपका काम सबका सेम है कि नहीं है, लेकिन ये मौलिक रचना क्या एक जैसा है। तो कहता है कि सब जो है काम समान करते हैं लेकिन उसकी जो बनावट है वो क्या है, सबका अलग अलग। तो उसी को हम लोग कहते हैं समजात अंग। समजात अंग वैसे अंग होते हैं जो दिखने में भले ही अलग अलग हो लेकिन इसका कार्य जो होगा सबका क्या होगा, एक समान। मनुष्य के उड़ने का काम, मनुष्य के पास पंख थोड़ी है जो मनुष्य उड़ेगा, ठीक है। चलिए, मनुष्य के पास आवाज है, वाक शक्ति है, जानवरों के पास वाक शक्ति नहीं है। वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, आपसे बातचीत कर सकता है क्या, क्या वह भाषण दे सकता है क्या, अपनी भाषा भाषा का मतलब क्या है, जो अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करे ना। चलिए, वो केवल मनुष्य में ही होते हैं। अगला समझिए, अब है समरूप अंग। देखिए समजात अंग और समरूप अंग में क्या अंतर है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, केवल जान लीजिए आप। देखिए समरूप अंग क्या, सम माने बराबर, रूप नहीं। देखिए कहता कि ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपायोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं। अब देखो उसमें क्या था, कार्य सबका समान था लेकिन क्या दिखता था समान, दिखता नहीं था। लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, समान दिखेगा लेकिन कार्य क्या हो जाएगा उसका अलग अलग होगा। उसी को हम लोग कहते हैं समरूप अंग। जैसे तितली है, पक्षियों है, चमगादड़ के पंख है, सबका काम क्या है, उड़ने का काम। तितली है, पक्षी है तथा चमगादड़ के जो पंख है, सबका पंख क्या करता है, उड़ने का काम, ठीक है। और देखने में एक समान लगता है कि नहीं लगता। और जैसा तितली का पंख, माने अभी मत कहिए कि एकदम बिल्कुल समान हो जाएगा, लेकिन पंख तितली को भी है, चमगादड़ को भी है और प्लस किसको भी है, आपके पक्षी के भी है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि समजात और समरूप में क्या अंतर है। समजात में क्या होता है, कार्य इसमें बिल्कुल समान होगा, कार्य क्या होगा समान, लेकिन उसका अंग का जो विकास होगा अलग अलग ढंग से होगा। लेकिन समरूप अंग में क्या होगा, समरूप में क्या होगा, देखो कार्य अलग होगा लेकिन अंग सबका कैसा होगा, बिल्कुल समान। बस यही पढ़ना है। उल्टा पढ़ा दिए। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं और समान दिखते हैं परंतु मूल रचना, अच्छा उल्टा हम बता देंगे। हाँ, इसमें क्या होगा, कार्य क्या होगा इसका समान होगा, अब बनावट अलग अलग हो जाएगा नहीं। चलिए, वो समरूप होगा। समजात में क्या होगा, कार्य जो होगा उसका अलग अलग रहेगा, संरचना एक समान दिखेगा समजात को। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखता है, दिखने में असमान होगा। समजात में दिखेगा कैसा, असमान,
और समरूप में दिखेगा कैसा, बिल्कुल समान। उड़ने के लिए तितली के पास भी पंख है नहीं है, चमगादड़ पक्षी के पास भी है, लेकिन समजात वाले में क्या होगा, आप जो हाथ से काम करते हैं वही पक्षी जो है वो अपने चोंच से करता है या पैर से करता है, नहीं। तो ध्यान रखिए, देखिए थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा है नहीं। समजात में होगा क्या, दिखने में अलग अलग होगा, और समरूप में क्या होगा, देखने में कैसा होगा, समान होगा। हटाइए ना, कार्य को हटा ही देते हैं, परेशान करेगा आपको। अवशेषी अंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अवशेषी अंग, अवशेष माने क्या होता है, अवशेष माने बचा खुचा। अवशेषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जो क्या होता है, हमारे शरीर के काम के लायक नहीं होता, वो बेकार का होता है। जैसे आपका जो नाखून है, क्या नाखून का आप अगर हम कहें तो हमारे शरीर को इसको काट देने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपका बाल है, बाल को काट देने से क्या शरीर पर असर होगा? तो वैसा अंग जो हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। कोई दिक्कत? उसके बाद नहीं, दिखने के लिए आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा? अगर हम बाल को छिलवा दे या हटा दे तो क्या शरीर आपका रहेगा कि मर जाएगा? नाखून को काट देंगे अगर ये बाहर वाला, तो क्या जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? इस तरह से अपेंडिक्स जो होता है आपके शरीर के अंदर, तो अपेंडिक्स को काट के हटा दे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो जो काम होता है जो हरी घास खाते उसके लिए है अपेंडिक्स का। अगर किसी का बड़ा ऑपरेशन होता है किसी कारण से, तो उस समय अपेंडिक्स को क्या कर देना चाहिए, निकलवा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। तो हमारे शरीर में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 100 अवशेषी अंग है, इनको 100, अगर हमारे शरीर का भार बढ़ा रहा है 100, तो 100 को काट के निकलवा सकते हैं, नहीं तो हमारे शरीर में 100 अंगों को काट कर निकलवा देंगे, कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद समझिए, अब आप जानते हैं कि हमारी प्रकृति जो है इस धरती को बड़ी सुंदर बनाई है। सबसे पहले आप एक पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो पिछले वीडियो में आपने देखा भी, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या आपको पता है, ये जो होते हैं वही जीव या पौधे, जनरली नहीं कहता है कि जनरली तो ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जनरली किस में पाए जाते हैं, लेकिन आपने पढ़ा था एक जीवाणु था यूग्लिना, वह पेड़ पौधे और जंतु दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं पत्ती, पेड़ में क्या पाया जाता है, और दो इसमें सबसे ज्यादा काम करते हैं, एक जड़ और एक पत्ती, यही ना काम है। पत्ती क्या करता है, खनिज लवण को लेकर पत्तियों में पहुंचाता है, और जड़ जो है वह खनिज और लवण को कहां पे पहुंचाता है, पत्ती में। और पत्ती क्या करता है, तो पत्ती का काम है सूर्य की उपस्थिति में, नहीं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, नहीं और चाहिए उसको क्लोरोफिल, जिसको आप पर्णहरित भी कहते हैं, क्लोरोफिल, नहीं तो जब क्लोरोफिल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, खनिज और लवण और जल हो, नहीं खनिज लवण और जल हो, और जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो वह क्या कर लेगा, भोजन करेगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो आप स्टार्च बोलते हैं उसका तैयार करेगा, और उसी पत्ती के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, किसके माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से पूरे सब जगह पहुंचाने का काम करेगा। और ये जड़ क्या करता है, जाइलम के मदद से, ये पाइप होता है एक तरीके का, जाइलम के मदद से कौन चीज करेगा, खनिज और लवण और जल को कहां पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा। तो भोजन जो संग्रह करता है वो कौन करता है, उसका पत्ती करता है, और वहीं से सब जगह जाता है, नहीं तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे समझिएगा, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जनरली कौन करता है, पेड़ पौधा, जनरली तो करता है पेड़ पौधा, और पेड़ पौधे में भी कौन पौधा, जिसके पत्तियों का रंग कैसा होगा, हरा होगा, पीला होता है कैरोटीन के कारण, आप देखते होंगे, नहीं पौधा से देखिए पीला वाला नहीं रहता, तो पीला वाले भाग पर नहीं होगा, वो जब भी होगा कहां पे होगा, हरा वाला, क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल होता है, नहीं तो अब सुनिए, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है, नहीं कुछ ऐसे भी जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, आपके दिया भी है, प्रकाश संश्लेषी जीव जो है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में ये कौन चीज करता है,
आपका भोजन बना लेता है। अब जीव दो तरीके, सॉरी, दुनिया में दो तरह के जीव हैं, एक है आपका स्वपोषी और एक है आपका परपोषी। स्वपोषी कौन होता है? जो अपना भोजन खुद और खुद तैयार करता है, मतलब हम लोग नहीं है इन्हें कि बर्तन लिया गैस पर चढ़ा के बना लिए, अंदर बनना चाहिए। तो अंदर कौन बनाता है? पेड़ पौधे, वो भी हरे, जो हरा होगा जिसका पत्ती वही बनाएगा, ठीक है। लेकिन जीव ये याद कर लीजिएगा दिया है कि जीव जो है साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जो क्या बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, नहीं। अच्छा बताइए कौन ऐसा जीव है जो हमेशा परजीवी जैसा, एक पौधा है जो हमेशा परजीवी का काम करता है और वह है अमर लत्ती। नहीं, क्वेश्चन पूछा है इस बार टीचर वाले में, अमर लत्ती का ऐसा पेड़ है जो परजीवी जैसा काम करता है, नहीं, वह दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे को हानि पहुंचाता है। परजीवी वैसा जीव है जो दूसरे के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, उसको नुकसान भी पहुंचाता है। और सहजीवी कौन होता है? सहजीवी जो होता है वैसा जीव होता है जो क्या करता है? दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नहीं। अच्छा, आपका सहजीवी में कौन होगा? जो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा बताइए, आपके शरीर पर अगर मान लीजिए कि जू है या भैंस उसके, और जीव है वहां पे जू जो है, और उसको पक्षी बैठकर उस जू को निकाल लेता है, तो पक्षी को क्या फायदा हुआ? उसको तो भोजन मिल गया। और दूसरी बात है कि उस जानवर को क्या फायदा हुआ? उसको दर्द से छुटकारा मिल गया, या उसको जो खून चूस रहा था वो भी खत्म हो गया। तो एक ऐसा जीव जिसमें दोनों को फायदा हो, सहजीवी तो वही ना होता है। और परजीवी में क्या होता है? एक को नुकसान होगा, एक को फायदा होगा। जैसे आपके जो शरीर में बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं, तो वो आपका परजीवी कहलाएगा। अब परपोषी कौन कहलाता है? स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी वैसा जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अब परपोषी जो होते हैं जो मतलब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता। हम लोग स्वपोषी की परपोषी है? हम लोग परपोषी है, दूसरे से पोसायल है, नहीं, परपोषी है। उसके बाद समझिए आगे, देखिए अब है पक्षी जो है बाबू, ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पक्षी का जो विकास हुआ है सरीसृप से हुआ। सरीसृप समझते हो? रेंगने वाला पशु जानते हो ना, जीव जानते हो ना, रेंगने कूदने वाला मेढक उड़क है, तो उसी से विकास हुआ है किसका? पक्षी का, नहीं। तो रेंगने वाला कूदने वाला जो है, ये सब सांप भी होगा उसमें, रेंगने कूदने वाला में, नहीं। तो सरीसृप वैसे जीव होते हैं, ठीक है, जो कि कूदते हैं, उछलते हैं, नहीं। तो जो पक्षी का विकास हुआ है किससे हुआ है? सरीसृप से, यानी पहले ये सब भी उछलता कूदता था। उसके बाद है जल स्थलचर जीवों का विकास। जल स्थलचर का मतलब समझते ही होंगे, जल माने जल और स्थलचर माने क्या? स्थल, यानी वैसा जीव जो कहां पे रहता होगा? जल प्लस स्थल पे रहता है, नहीं, जल स्थलचर जीव वही होते हैं। उसका विकास किससे हुआ है? मत्स्य वर्ग से हुआ है, ठीक है, मत्स्य वर्ग से हुआ है इसका विकास। जल, अच्छा, ऐसे जीव को बताइए जो जल स्थल दोनों पर रहता है, तो उसका हम लोग कहते क्या? उभयचर कहते। उभयचर वह जीव होता है जो जल पर भी रहता है प्लस स्थल पर भी रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है मेढक, हो सकता है कछुआ, कछुआ भी हो सकता है, केचुआ नहीं होगा, कछुआ, ठीक है, मगरमच्छ, कछुआ और मेढक होगा। अब आइए आगे बात करते हैं, एक और जीव के बारे में बात करते हैं। शांति बनाइए ना। स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग क्या है आप जानते होंगे। देखिए स्तनी वर्ग उसको कहते हैं, इसके कई गुण हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे का जन्म दे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्तनी जीव है जो बच्चे को जन्म दे के अंडा देता है, नहीं, बच्चे को जन्म दे और अपना दूध पिलाता हो, जो जनरली तो यही गुण है इसका। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है स्तनी वर्ग में जो कि बच्चे को न जन्म दे के अंडे देते हैं, नहीं। तो स्तनधारी स्तनी वर्ग में, और इसका जो विकास हुआ है स्तनी वर्ग का, जैसे हम लोग भी तो स्तनी है ना, तो इसका भी विकास किससे हुआ है? सरीसृप से ही हुआ है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म के बारे में तो अच्छी तरीके से आप लोग पता ही होगा, नहीं। जब भी कोई जीव या पेड़ पौधे लाखों करोड़ों वर्षों तक
धरती के अंदर दब जाती है तो उसी से निर्माण होता है किसका? जीवाश्म का। नहीं तो ध्यान रखिएगा कि जीवाश्म जो है वैसे जीव को कहा जाता है जो लाखों करोड़ों वर्षों तक किसी पादप या जीव जंतु के अंदर दब जाने के कारण निर्माण होता है। जैसे कोयला क्या जीवाश्म है कि नहीं है? तो क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे के दबने से ही तो बना है। पेट्रोलियम आपका भी जीवाश्म है। अब आइए जैव विकास के सिद्धांत। सोना आपका एक प्रकार का जीवाश्म है, चांदी भी एक प्रकार का क्या है? जीवाश्म है। और क्योंकि वह सब जो होता है से कोयले के खान से प्राप्त होता है। हीरा आपका नहीं, तो ये सारे चीज मिलते हैं। जिस तरीके से कोयले का खान होता है वैसे ही तो सोने का भी खान है। हाँ, हीरा का। अब जैव विकास के सिद्धांत देखें थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन, अब जैव विकास का सिद्धांत, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जैव विकास का सिद्धांत यानी जीवों का विकास एक क्रमिक परिवर्तन से हुआ, एकाएक तो नहीं ना हुआ है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, जैसे जैसे मौसम हुआ वैसे वैसे जीवों का विकास होना शुरू हो गया। नहीं तो जैव विकास में सबसे पहले जो एक बात करते हैं वो है आपका लैमार्कवाद। लैमार्क, देखो बहुत सारे जीव वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना अपना मत को पेश किए। नहीं जैसे लैमार्क क्या कहते सुनिएगा, इन्होंने 1809 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा था फिलोसफिक जूलॉजिक। नहीं, और इसमें प्रकाशित जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जीव एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? कहा कि अगर आप किसी भी कार्य को जिस अंग से जितना ज्यादा करेंगे आपका उस अंग का क्या होगा? एक तो शक्ति आएगा, दूसरा वह बड़ा भी होगा, उसका विकास भी होगा। जैसे हम लोग बाएं हाथ का कम उपयोग करते हैं तो हम लोगों के दाएं हाथ में ज्यादा ताकत आ जाती है और बायां में कम। अगर हम दोनों को अगर बराबर रूप से करें तो दोनों में बराबर शक्ति आ जाएगी, और बायां का ही प्रयोग करें तो इसमें बायां वाले में ज्यादा ताकत आ जाएगी। नहीं, आप किसी भी शरीर के अंग का ज्यादा उपयोग कीजिएगा उसमें शक्ति आएगी, प्लस उसका विकास भी तेजी से होगा। तो लैमार्क ने कहा कि जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे डायनासोर को आपने देखा, वातावरण अच्छा नहीं मिला, ज्यादा गर्मी होने लगा, नहीं तो वो दुनिया से क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो कहता है इसके कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है और जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। देखिए कितना अच्छा लाइन का है। लैमार्क ने क्या कहा, ये बात करते हैं वंशानुगत की बात करते हैं। वंशानुगत में क्या बताते हैं? कहते हैं कि अगर किसी भी स्पीसीज जो है, कोई भी जाति जो है, नहीं कोई भी अगर जाति है या कोई भी स्पीसीज है तो कोई भी जाति का क्या होगा? अगर उसके पूर्वज जो है, मान लीजिए कि कोई काम अगर करते होंगे हाथ से ज्यादा तो अगले पीढ़ी में हाथ का विकास हो जाएगा कई पीढ़ी के बाद। अगर गर्दन का ज्यादा उपयोग करेंगे तो गर्दन ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं, पैर का ज्यादा उपयोग करेंगे तो पैर उसका ज्यादा विकास कर जाएगा। तो हम लोग जो है ज्यादा उपयोग करेंगे पैरों का तो अगले पीढ़ी में पैरों का दिखेगा विकास। नहीं, लेकिन क्या जल्दी दिख जाएगा? 2 4 गो 5 गो 6 गो पीढ़ी जाएगा तब होगा। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा, लैमार्क ने कहा कि वंशानुगत का प्रभाव रहता है जीवों पर। अगर पूर्वजों ने अच्छा काम किया है, जिस अंग का ज्यादा उपयोग किया है, उसके आने वाले पीढ़ियों में वह ज्यादा बेहतर होगा। जैसे एग्जांपल दिया, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। क्या जिराफ का गर्दन उतना लंबा होगा क्या शुरू में?
नहीं होगा। तो कैसे हुआ, उसके जो पूर्वज होंगे वह क्या करते हैं, ऊंची ऊंची, वह जिराफ का वो गुण होता है, वो नीचे वाला पत्ती नहीं खाता है, देखिएगा। तो जब भी वो करेगा तो वो सबसे ऊपर वाला कोशिश करता है खाने का। तो तुम ही सोचो, इस गर्दन को ज्यादा ऊपर करोगे तो थोड़ा सा इसमें तनाव भी तो आएगा ना। और आपने किया तो अगला पीढ़ी में हल्का सा प्रभाव आया, अगला पीढ़ी भी किया तो फिर आगे आया, उसी प्रकार से लंबा हो गया पूरी तरीके से। अब कहा कि सर शुतुरमुर्ग की बात करते हैं। शुतुरमुर्ग तो एक पक्षी है, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है। क्यों नहीं उड़ता है, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। शुतुरमुर्ग है, आपका ऑस्ट्रिच है, ये सब नहीं उड़ता। क्यों, क्योंकि देखो उस सबको आसानी से भोजन जमीन पर मिल जाती थी। वो ऐसे जगह में रहा है शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच जहां पे उसको भोजन आसानी से मिलती थी। तो अच्छा, जिसको आसानी से जो चीज मिल जाएगा, क्या कसरत करेगा, वो मेहनत करेगा? वो मेहनत नहीं किया। पंख था ऑस्ट्रिच के भी है, लेकिन नहीं उड़ता है। क्यों नहीं उड़ता है, क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया। उसको मिलता था जमीन पर और कई पीढ़ी के बाद उसको उड़ना भूल गया। अब कितना भी कोशिश करेगा उड़ नहीं पाएगा। आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे अभी है, जैसे कॉक है, मुर्गा की बात करते हैं। मुर्गा भी अगर एक पीढ़ी उड़ने लगे, अगला पीढ़ी फिर उड़े, ठीक है, कुछ देर उड़ता है ना। अगर वह उड़ता पिछले, अगर कई पीढ़ी उड़ना शुरू कर दे तो फिर वह उड़ जाएगा नहीं। लेकिन जो प्रयास, देखो कोई भी जो पक्षी होते या मनुष्य होते, उसका विकास तभी होता है जब उसमें मेहनत करता है। और एक दो नहीं, करीब 10 पीढ़ी 12 पीढ़ी होता है, तब पूरा झलकने लगता है। तो जिराफ का भी गर्दन वैसे है, ऊंची ऊंची पत्ती को खाने लगा, धीरे धीरे उसका गर्दन क्या हो गया, लंबा। हम लोग का गर्दन छोटा हो गया क्योंकि हम लोग तो आराम से खाते, हम लोग लेकर खाते, हम लोग भी नादी में मुंह लगा के खाते, तनका लंबा रहता नहीं। तो इनके लैमार्क ने क्या कहा, समझ में आ गया? लैमार्क ने कहा कि जीव जो है जिस अंग का ज्यादा उपयोग करता है उसमें ज्यादा शक्ति आती है और उसका विकास भी ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है लैमार्क में? यानी सिंपल सा एक लाइन में उन्होंने कहा कि इसमें वंशानुगत गुण पाए जाने की पूर्णतः संभावना रहती है। कौन सी? तो वंशानुगत, मतलब पिछला पीढ़ी ने जो किया होगा, जिस अंग का उपयोग ज्यादा, अगली पीढ़ी में उसका विकास अच्छा ढंग से होगा। दूसरा पॉइंट। अब आइए, एक और चीज है डार्विनवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तहलका मचा दिया था नहीं विजय विकास में, डार्विनवाद। अब डार्विनवाद के बारे में समझिएगा। कहता है कि चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने कहा कि सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। नहीं, सभी जीवों में क्या होती है, संतान उत्पन्न करने की हर जीव में होती है। कौन कह रहा है? डार्विन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा आप ही बताइए, जब सभी जीव अपना बच्चे को जन्म देगा, संतानोत्पत्ति नहीं, संतानोत्पत्ति करने की क्षमता तो हर जीव में होती है, नहीं होती? अच्छा आप ही बताइए, जब संतान उत्पन्न करेगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगा, आबादी तो बढ़ेगा, और जब आबादी बढ़ेगा तो क्या सभी को प्रचुर मात्रा में भोजन या उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो नहीं हो पाएगी तो क्या करना पड़ेगा, उसको संघर्ष करना पड़ेगा। ये डार्विन ने कहा कि सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है और अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होगी, करनी पड़ती है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, उसके बाद समझिएगा, नेक्स्ट लिखे हैं कि दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। कोई भी दो सजातीय, मनुष्य है और दूसरा भी मनुष्य, क्या दोनों बिल्कुल समान हो जाएंगे? ये विभिन्नता इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नता जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ जो होती है ऐसे हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नता वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं, और उपयोगी जो विभिन्नताएं होती है पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है, और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाती है कि एक नई जाति बन जाती है। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डार्विन ने क्या कहा कि सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और प्लस जिसके कारण आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है तो आवश्यकता भी बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ती है तो उसको पूरा करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, और संघर्ष करना पड़ेगा तो क्या सभी जीवों का जो संघर्ष करने की क्षमता या जो संघर्ष होगा क्या एक समान रूप से होगा?
क्या दो जीव जो होगा एक ही जाति का, लेकिन क्या दो जीव एक बिल्कुल समान होंगे? नहीं होगा। तो जब बिल्कुल समान नहीं होगा तो उसमें दो चीजें होगा, या तो उसमें कुछ हानिकारक चीजें सीखेगा और कुछ लाभदायक। कहता है कि विभिन्नताएं संघर्ष के लिए लाभदायक होती है। आप जब संघर्ष करें तो कुछ फायदेमंद होगा और कुछ जो होगा से क्या होगा आपके लिए हानिकारक होगा। तो देखिए उपयोगी जो होगा, जो अच्छा चीज होगा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा होता चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और इकट्ठा होगा तो काफी समय के बाद क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग तरह का जाति आ जाएगा ना आएगा। जब बिल्कुल अलग तरह का जाति आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग प्रजाति का उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, क्या शुरू में ऐसा आम का पेड़ है या कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य, क्या सब होगा? नहीं होगा। तो कैसे सब बन गया? धीरे धीरे कैसे बना? चूंकि उन्होंने जो लाभदायक जो गुण था उसको ग्रहण किया संघर्ष के दौरान, वही उसमें बढ़ते चला गया। लेकिन क्या सब जीव में से बढ़ा होगा? एक में बढ़ता गया होगा, एक में कमता गया होगा। जो ज्यादा संघर्ष किया होगा उसमें ज्यादा बढ़ा होगा, जो नहीं किया होगा उसमें कम बढ़ा होगा। तो जो ज्यादा बढ़ा होगा, आप ही बताइए, मान लीजिए कि आप आम लगाए पेड़, आपने आम का क्या किया? क्या सभी आम का पेड़ एक समान होता है क्या? नहीं होता है। कोई कोई देखिएगा कि ज्यादा फल देता है, कोई कम देता है, किसी का फल बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, नहीं। और उसी से उसका जो बीज गिरता है, तो क्या उस बीज से क्या सभी आम का पौधा फिर वैसा ही बिल्कुल होगा? फिर थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होते 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 क्या होगा? हो सकता है कि आम के पेड़ से कुछ और पेड़ आ जाए, ना आ जाएगा। तो ऐसे ही डार्विन ने कहा तो डार्विन कहते हैं, सिंपल सा बात कहते हैं कि एक जीव जो है संघर्ष के दौरान जो लाभदायक गुण है, वह लाभदायक गुण को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा कि नहीं करेगा? इकट्ठा करेगा। और इकट्ठा होते होते इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है गुण अच्छा वाला कि वह फिर एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। नया जीव, जैसे बिल्ली है तो बाघ जैसा प्रजाति नहीं आया, पर बाघ होगा, बाघ से बिल्ली बना होगा, ऐसे एक ही प्रजाति नहीं। तो क्या शुरू में बाघ और बिल्ली तो अलग नहीं ना होगा, कोई एक ही जीव होगा। लेकिन क्या किया? संघर्ष के दौरान उसने गुण को इकट्ठा करते गया, और इकट्ठा किया तो उसे एक नए प्रजाति का जन्म हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम मनुष्य है, अगर मनुष्य है तो आज से अगर हम यहां से 100 पीढ़ी आगे लेके चले तो क्या जैसा हम है बिल्कुल क्या मेरे जैसा जो होगा अगला पीढ़ी वैसा होगा? नहीं होगा। अब दो गुण है, अगर आप आराम से जिंदगी जी रहे होंगे तो बिल्कुल आपके जैसा ही होगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा संघर्ष करते होंगे, जैसे आप पहाड़ पर चढ़ने का काम करते होंगे, उछल कूद करते होंगे, या बहुत सारा तैराकी करते होंगे, तो आपका जो अब वंशज आगे आने वाले हैं उसकी मांसपेशियां अब वैसा नहीं होगा जो सबके पास है, उसमें लचक पहले से ही पैदा होकर आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, चेंज। जैसे मान लीजिए कि हम अभी पढ़ाने का काम करते हैं, हम बहुत ज्यादा ज्ञान को अगर प्राप्ति करेंगे तो क्या मेरे अगले पीढ़ी में ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी? होगी। उसका जो बुद्धि लब्धि होगा वो चेंज करेगा। और मान लो कि यही पीढ़ी चलते जाए, अगर 100 पीढ़ी ऐसा हो जाए खूब मेहनत करने वाला, खूब पढ़ने वाला, तो रिसर्चर होगा। मान लो कि रिसर्चर आ जाएगा तो रिसर्च जो करने वाला वो पहले से ही गुण विद्यमान होके आएगा। तो संकर नस्ल किसको कहते हैं? नया गुण आता है, नया गुण आता है, दोनों को मिक्स करके आएगा। संकर नस्ल तो वही है। पहले आप छोटे छोटे टमाटर खाते थे, गुद्दा ज्यादा होता था, आज क्या हो गया? गुद्दा कम गया, पानी ज्यादा रहता है, बिया ज्यादा रहता है, बड़ा फल होता है, नहीं होता। अब तो ऐसा अमरूद का देखते हो कि बड़ा बड़ा अमरूद रहता है, नहीं, बहुत बड़ा बड़ा अमरूद भी आता है। ठीक है, तो ये सब कैसे आया? ये सब कैसे आया? संकर नस्ल, क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी बात, आगे बढ़िए, ध्यान दो। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 जातियां मुख्य रूप से काम करती है, ब्राह्मण नहीं, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही ना होती है? ध्यान दीजिए। जनरली ब्राह्मण लोग जो होते हैं अपने सेम गोत्र में शादी नहीं करते, गोत्र सेम नहीं रखते। दूसरी बात, जहां पे अपने लड़की का शादी करते वहां से लड़की लाते नहीं है, क्योंकि जिस गांव में आपने लड़की को दिया
तो वहां का जो पीढ़ी डेवलप करेगा आप ही वाला ना करेगा, आप ही का रक्त ना वहां जाएगा, आप ही का बीमारी ना वहां जाएगा, नहीं जाएगा। मान लो, और जब हम अलग से लड़की लाते हैं चाहे लड़का लाते हैं तो क्या होगा, उसका तो सब कुछ चेंज रहेगा, और जो उससे आएगा बच्चा उसमें रोग से लड़ने की क्षमता भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी होता है ये कहा जाता है कि देखो उच्च प्रजाति ही उच्च किस्म के जीवों को उत्पन्न करेगा। मान लीजिए कि चाइनीज है, चाइनीज लड़की है चाहे चाइनीज लड़का है, वहां से शादी अगर अपने यहां होना लगे तो क्या होगा, उसका गुण अलग किस्म का होगा। अमेरिकन है ना, हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र बदलेगा तो उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा, बदलेगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। डार्विन ने सिंपल सी बातों में कहा कि अगर आपने संघर्ष के दौरान या वातावरण के दौरान संघर्ष किया है तो जो उपयोगी गुण होंगे वह इकट्ठा होते होते इतना ज्यादा हो जाएगा कि आने वाला पीढ़ी बिल्कुल नई प्रजाति को जन्म दे देगा, बिल्कुल हट के, वो मनुष्य न होकर विशेष दूसरा जीव हो जाएगा। ये डार्विन ने कहा, और वैसे ही दुनिया चलती भी है, ठीक है। और एक है आपका, ठीक है, नौ डार्विनवाद के बारे में थोड़ा सा जानिए। देखिएगा, डार्विन तो ये बात कहते थे कि नए प्रकार के प्रजाति का जन्म होगा। नौ डार्विनवाद में क्या है समझिएगा, इन्होंने कहा, इस बात को हटा के कहा कि हमारे जीवन पर जीन का प्रभाव पड़ता है। जीन का मतलब क्या है, आनुवंशिक गुणों का वाहक। जो माता पिता के गुण है वही उसके बच्चे में आएंगे। आदमी का बच्चा आदमी होगा, पेड़ पौधा के बच्चा पेड़ पौधा रहेगा, नहीं ऐसा ना है कि पेड़ पौधा के बच्चा हाथी घोड़ा हो जाएगा, होता नहीं है। सुनो, क्वेश्चन पूछो तो सुनिए। जानवर जो होते हैं ना, जैसे गर्भ है, अच्छा गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता, अभी डॉक्टर क्यों कहता है कि 15 दिन 16 दिन पर चेक कराइए, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसका अगर विकास सही ढंग से नहीं होगा, उसको पौष्टिक तत्व की कमी हो जाएगी, तो वो जो रियल में बच्चा बनना चाहिए वैसा ना बन के कुछ और बन जाता है, समझ गए। और वह बच्चे जैसे कभी कभी देखते 6 गो उंगली आ जाता है, नहीं तो कभी कभी 2 बच्चे का दोनों का पेट उठ सटा रह जाता है। ये सब क्यों आता है, क्योंकि उसका विकास अंदर सही ढंग से नहीं हुआ, नहीं, और जैसे मिला मौका वैसा अपना विकास कर दिया, तो हम कहते हैं तो वो जान लो मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता, विकास सही नहीं होगा तो अलग किस्म का होगा, लेकिन वो जीवित नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि विकास से नहीं हुआ, समझे। आप लोग कभी कहते हैं ना कि जानवर से आदमी जैसा बच्चा जन्म ले लिया, वो सब जन्म नहीं लेता है, वो सब विकास सही से नहीं हुआ उसका, वैसा होता नहीं है। विकास इधर उधर हो गया अपना, उसको पौष्टिक नहीं मिला, बहुत सारा समस्या आ गया। अब मान लीजिए कि बच्चा है गर्भ में और उसको अगर चोट लग गया, अच्छा बहुत सारा चीज हो गया, तो उसका विकास हो पाएगा। इसलिए तो डॉक्टर बार बार कहता है चेक कराते, विकास सही ढंग से न होने के कारण। एक लाइन में जवाब है कि अगर जीवों का विकास गर्भ में सही ढंग से नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे कारक है, आपकी परिस्थिति भी कारक है, नहीं जैसे हम मनुष्य के लिए यहाँ का वातावरण ठीक है और हम लोग को अफ्रीका में रख दिया जाए, नहीं चाहे बिल्कुल ठंडा में रख दिया जाए, तो हम लोग को शरीर वो नहीं सहन कर पाएगा, हम उस प्राणी नहीं है। हाँ, हम अगर वहां रहने लगेंगे तो हमारा अगला पीढ़ी आराम से सह लेगा, लेकिन हम लोग को सहने में दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो जीवों का विकास सही ढंग से नहीं होता, तो वही जब जन्म लेता तो हम लोग कहते हैं कि अजूबा बच्चा आ गया। अजूबा कुछ नहीं है, विकास सही से नहीं हुआ, आपने उसका जांच नहीं करवाया। अल्ट्रासाउंड क्यों की जाती, इसी सब चीज के लेके जाते हैं। तो आइए, नौ डार्विनवाद क्या था इसके बारे में जानिएगा। 9 डार्विनवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से दुनिया आगे बढ़ेगी। अब अभी हम लोग इसी विचार को लेकर चलते हैं। 9 डार्विनवाद ने कहा, ये क्या कहे, ये कहते हैं, सुनिएगा, कि जीनवाद को इन्होंने ज्यादा जोर दिया, जीन पर। जीन कहिए, गुण सूत्र कहिए आप इसी को, सभी वंशानुगत गुणों का क्या है, वाहक है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को क्या करती है, ले जाने का काम करती है। नहीं, आप में जो बीमारी होगा अगलों में दे देगा, कुछ ऐसे भी गुण होते हैं, ऐसे भी बीमारियां होती है, नहीं। तो जीन का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक है।
तो जैसा जीव होगा वैसा ही उसके बच्चे होंगे। करेक्ट है। तो ये था जीनवाद। और इसी के साथ आपका जैव विकास का सिद्धांत भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें आपने क्या सीखा, देखिए इसमें जो क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं सुनिएगा। सबसे पहले जैव विकास का सिद्धांत देने का काम लैमार्क ने, डार्विन ने, नौ डार्विनवाद ने किया, यही सब ने किए हैं। ठीक है। और लैमार्क ने क्या कहा, लैमार्क ने सिंपल सी बात कहा था, और वो क्या कहते थे, ये कहा है कि जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। यानी जनरली इन्होंने क्या कहा, एक लाइन में अगर हम इसको देखें तो कहता है कि जीवों द्वारा उपार्जित वंशानुगत जो लक्षण होते हैं जिसके फलस्वरूप नई जातियां बन जाती हैं ना। फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लैमार्क कहते थे कि जिस अंगों का ज्यादा उपयोग किया जाएगा उसका विकास अगले पीढ़ी में स्पष्ट तौर पर दिखेगा, ये कहते थे। ये ना माने, जीन उनको बात नहीं माने। इन्होंने कहा कि आप जिस चीज के लिए, जिस चीज का ज्यादा उपयोग करते, जिस अंगों का उपयोग ज्यादा करते हैं उस अंगों का विकास क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये कौन, डार्विनवाद आया तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता हर जीव में, और जीव है तो आबादी बढ़ेगा, और आबादी बढ़ेगा तो उसको आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगा, और जब संघर्ष करेगा तो उसमें या तो लाभदायक हो सकता है या हानिकारक। जब लाभदायक होगा तो उसको इकट्ठा करते जाएगा, इकट्ठा करते करते एक नए प्रकार का जीव उत्पन्न कर सकता है। नहीं, एकदम हो सकता है कि मनुष्य एक अलग जाति का उत्पन्न हो जाए, नहीं तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन नौ डार्विनवाद ने क्या कहा कि सब कुछ नहीं है। एक के लाइन में समझ लो कि जैसा माता पिता होगा वैसे ही गुण उसके बच्चे में दिखेंगे, जीन के माध्यम से। क्योंकि जीन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सारे गुणों को संग्रहित करके रखता है, और आने वाले पीढ़ी में गुणसूत्र के माध्यम से, आप सभी को पता भी है कि मानव जाति में गुणसूत्र जो होते हैं वह टोटल कितने होते, 23 जोड़ा होते हैं, और संख्या में पूछा जाए तो 46 होते। नहीं, अब गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले ले। आप जानते हैं कि जो लिंग होते हैं दो होते हैं, एक होता है नर और दूसरा होती है नारी। नर देखिए दोनों में क्या होता है, गुणसूत्र है कितना है टोटल, 46 दोनों के संगम से क्या होगा, 23 + 23 आएंगे, 23 माता से और 23 पिता से, 46 का निर्माण होगा। अगर कम जाएगा तो भी बीमारी, ज्यादा हो जाएगा तब भी बीमारी होगा, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। आप ये भी जानते हैं कि नारियों में जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं XX, और नर में क्या होते हैं, XY होते हैं। दूसरी बात, दोनों में 22 + X नहीं, 22 + X, 22 + X दोनों में बराबर होते हैं, 22 गुणसूत्र। अंतर कहां पड़ता है, इसका जो होता है 23वां भी X रहता है, इसका 23वां क्या हो जाता है, Y हो जाता है। ठीक है। अब यहां से एक स्पेशल चैप्टर भी इस पर चलेगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि मान लीजिए कि नर नारी का संगम हुआ, और उसके बाद दोनों से, नर से आ गए X गुणसूत्र, और नारी तो हमेशा कौन सा गुणसूत्र देगी, X, तो यहां से लड़की की उत्पत्ति हो जाएगी। नहीं, और अगर नर से आया है Y, नर से क्या आया है Y, और नारी से X, तो किसका जन्म हो जाएगा। अच्छा बताओ, क्या लड़का या लड़की के जन्म देने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेह होते हैं, वो कौन होता है, पिता होता है उसका, क्योंकि Y क्रोमोसोम किसके पास है, पिता। तो पिता से जब तक Y क्रोमोसोम जाएगा नहीं तब तक क्या होगा, लड़के का जन्म होगा नहीं। तो इसके लिए पिता ही क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। करेक्ट है। यानी किसी को ज्यादा लड़की जन्म ले रहा है तो अगर पिता के पूछना चाहिए, नहीं कि तुम्हारे कारण हो रहा है, नहीं। चलिए, तो ये सारे चीज है। अब इसका स्पेशल चैप्टर भी चलेगा गुणसूत्र का, लेकिन उसके पहले हम आपसे लेंगे विदा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।